हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी इसकी एक्सरसाइज है। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। चलिए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया की पार्टीशन के लिए? वो था आंसर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। दूसरा है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन थे? डॉक्टर जीवराज मेहता। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं? आंसर है नीति आयोग। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेगमेंट। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स देने, हार्डली 1 या 2 लाइन के। तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट यानी आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। कौन जो है चेयरमैन बने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के? तो जो चेयरमैन बने थे वो थे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डॉक्टर फैजल अली। कब जो है स्टेट ऑफ गुजरात एस्टैब्लिश हुआ? 1 मई 1960 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। थर्ड सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब है आपको शॉर्ट में बताने हैं आंसर्स, बहुत डिटेल नहीं चाहिए। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो इंडिया को, इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने पड़े? तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे या जो चैलेंजेस थे उनको फेस करने पड़े। पहला था पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस। जिस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस टाइम पे भारी मात्रा में लोग जो है इधर से उधर हुए, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा हिंसा हुई। दूसरा था तो जो हिंसा थी उसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम। इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स का, लगभग 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि हमें जरूरत थी कि एक अखंड भारत बनाने के लिए, यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए उन सबको अपने अंदर में मर्ज किया जाए। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हम पे इतने टाइम से रूल कर रहे थे तो हम आर्थिक तौर पे काफी पिछड़े हुए थे। तो पॉवर्टी, गरीबी, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी और निर्भरता हमारी एग्रीकल्चर पे थी। ये जो चीजें थी जिसके कारण हम लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए थे, उसको हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सामाजिक तौर पे असमानताएं थी, इनइक्वालिटी थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कास्ट के तौर उस पर देखा जाए तो भेदभाव हो रहा था, लोग अशिक्षित थे और जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान फ्रेम करना, तो ये सब भी एक बहुत बड़े चैलेंज थे। और फाइनली था फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी। जो कोल्ड वॉर प्रेशर्स चल रहे थे हम लोगों के ऊपर, वो जो बाहर के लोग जो हम पे दबाव बना रहे थे कंट्रीज, उनको मैनेज करना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, उनको मैनेज करना, तो ये सब जो है वो चैलेंजेस थे जिनके लिए एक डिटर्मिन्ड लीडरशिप चाहिए थी और यूनिटी चाहिए थी। जो हमारे इतने सारे डाइवर्स कम्युनिटीज थे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, उनको के लिए एक तरह से यूनिटी करनी बहुत जरूरी थी, नहीं तो हम इन चैलेंजेस को फेस कैसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ जो है इंडियन यूनियन के साथ कब मर्ज हुआ? जूनागढ़ जो एक प्रिंसली स्टेट था, आज की डेट का जो प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर है, ये प्रिंसली स्टेट था। इसको मर्ज किया गया इंडियन यूनियन के साथ फरवरी 1948 में। शुरुआत में क्या हुआ था, जो नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना चुना, भले ही जबकि उनको ये पता था कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है उनके यहाँ हिंदू पॉपुलेशन की है, लेकिन तब भी उन्होंने उधर जाना चुना। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई, लोग विरोध करने लग गए। तो जब बहुत ज्यादा अस्थिरता की नौबत आ गई लंबे समय तक, तो ऐसे में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने दखल दिया और एक प्लेबिसाइट, मतलब होता है जनमत संग्रह, कराया गया, जिसमें बहुत सारी मात्रा में लोगों ने जो है खुलकर वोट किया कि वो जो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपको बताना है कि क्या प्रोग्रेस जो है इंडिया के द्वारा की गई फील्ड जो स्पेस टेक्नोलॉजी की है उसके अंदर। इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है, जिसमें इसको लीड कौन कर रहा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब से इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी आर्यभट्ट 1975 के अंदर, उस टाइम से लेके इंडिया ने बहुत सारी ऐसी स्वदेशी जो है व्हीकल्स हैं
जिनको लॉन्च किया है, जैसे PSLV है, GSLV है, इनकी मदद से क्या हो रहा है कि हम आसानी से सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में इंडिपेंडेंटली भेज पा रहे हैं। जो मेजर अचीवमेंट्स आते हैं उसमें आता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, जो कि 2014 में हुआ, जिससे इंडिया जो है फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया मार्स तक पहुंचने का। फिर आया चंद्रयान 2 2019 में, जिसका मेन एम था कि वो जो है लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करे। इसरो ने जो है बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए और नेविगेशन के लिए। हाल ही में इंडिया ने सबसे बड़ा अपना जो माइलस्टोन अचीव किया है वो है चंद्रयान 3, जिसमें उसने सक्सेसफुल तौर पे लैंडिंग कराई मून के साउथ पोल पे 2023। ये जो जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं, ये हमारी इंडिया की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटी है स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में, उसको हाईलाइट करती है और एक तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे हमें जो ग्लोबल स्पेस एरिना है उसके अंदर हमारी इमेज को या पोजीशन को खड़ा करती है। फिर आता है आपका फोर्थ सेगमेंट, जिसमें दिया गया है डिटेल्ड आंसर्स बताने हैं आपको इन क्वेश्चन। अब इसमें अगर हम आंसर्स छोटे देंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं, बाकी आपके ऊपर निर्भर है कि आपको अगर ज्यादा डिटेल लगता है तो आप इसमें पॉइंट्स को कट शॉर्ट कर सकते। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है इंफॉर्मेशन यूनिफिकेशन और मर्जर की जो नेटिव स्टेट्स को करा गया उसको उनके बारे में जानकारी देनी। तो जो हमारे यहाँ यूनिफिकेशन हुआ इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स का इंडिपेंडेंस के बाद, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस था। तो लीड किया मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन ने। जब इंडिया जो है आजाद हुआ 1947 में, लगभग 560 से ज्यादा प्रिंस, हर एक के पास चॉइस थी कि आप इंडिया को ज्वाइन करते हो, पाकिस्तान को ज्वाइन करते हो, या आप अलग रहना चाहते हो। अब क्योंकि पटेल और मेनन को जो है एक टारगेट दिया गया था कि नहीं इंडिया को यूनाइट करना है, तो उन्होंने दिन रात काम किया इन स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए, बनाने के लिए वो जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट, जिससे कि वो जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर पाएंगे। अब की स्टेप्स क्या रहे यूनिफिकेशन में? सबसे पहला था डिप्लोमेसी और परसुएशन। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को मनाया गया डिप्लोमेसी के माध्यम से, जिसमें पटेल और मेनन मेनली जोर दे रहे थे कि क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम क्या कहते हैं इंडिया हो जाएं, ताकि हम आर्थिक और सिक्योरिटी रीजंस जो हैं हमारे, उससे जो है हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद प्रिंसली स्टेट्स ने एग्री किया कि उनका जो कंट्रोल है डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, जो कम्युनिकेशन है इंडिया के साथ, वो एक तरीके से उनके हाथों में देते हैं और उनको अपनी जो लोकल अथॉरिटी है शुरुआत में उसको रिटेन करने का मौका मिला, बरकरार रखने का। फिर मिलिट्री इंटरवेंशन। अब जहां डिप्लोमेसी फेल हो गई वहां पे फोर्स का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया ताकि हैदराबाद को मिलाया जा सके 1948 में। जूनागढ़ को जोड़ा गया पेब्लिसाइड के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से 1948 में, जिसमें ये कंफर्म हो गया कि जो लोग हैं वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते। जम्मू एंड कश्मीर जो था वो भी इंडिया में आया तब जब पाकिस्तान से जो ट्राइबल जो है इन्वेजन चल रहा था, उसको जो है मदद करने के लिए उसने मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। तो उसके बदले में जो है उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट था उसे साइन किया। फाइनली आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने जो है शुरुआत में एक अप्रोच करी कि जो स्टेट्स हैं उनको पूरी तरीके से इंडियन गवर्नेंस में मिला लिया जाए, ये इनका पहला फेज था। बाद में उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया टेरिटरीज को उनकी भाषा और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के आधार पर। तो ये जो यूनिफिकेशन था प्रिंसली स्टेट्स का, ये फाउंडेशनल माना जा सकता है एक यूनिफाइड इंडिया को एस्टैब्लिश करने में। इससे कंट्री को जो है आगे बढ़ने में एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक नेशन बनने की मौका मिला और तभी वो आगे बढ़ी बिल्कुल प्रॉपर लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन देनी है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। तो इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे इनकी शुरुआत हुई 1951 में, जिसमें मेन एम था इकोनॉमिक ग्रोथ को, सेल्फ सफिशिएंसी को और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तब इसमें जो इनके की अचीवमेंट्स थे वो क्या क्या थे? पहला था एग्रीकल्चरल ग्रोथ। फर्स्ट प्लान जो था उसने मेनली फोकस किया एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। बाद में इसको मजबूती मिली ग्रीन रेवोल्यूशन से जो फोर्थ प्लान में आया और उससे हमें फिर फूड सिक्योरिटी हासिल हुई।
दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड प्लान जो जोर दे रहा था वो हैवी इंडस्ट्री जोर दे रहा था, के कारण मेजर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया और इंडिया का एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार। पॉवर्टी एलिविएशन फिफ्थ प्लान में आया, गरीबी हटाओ, जिसमें मेनली एम था कि जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार देना और पॉवर्टी को खत्म करना या कम करना। तो आज भी फोकस है और बाकी प्लान्स का। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो एट्थ प्लान था 1990 से 1997 तक का, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है अपनाया, जिससे हमारी इकोनॉमी खुली और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जो है वो तैयार हुई या क्रिएट हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी के जो प्लान्स थे वो फोकस कर रहे थे एक हमारी अंदरूनी जो अपनी कंट्री की है उसकी ग्रोथ हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इससे इकोनॉमी जो है वो मॉडर्नाइज हो और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव। तो ये जो प्लान्स है कलेक्टिवली कह सकते हैं, इन्होंने एडवांस किया हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर्स को और नींव रखी एक डायनामिक और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफ अकाउंट प्रोग्रेस जो इंडिया ने करी पोस्ट डेवलपमेंट ईयर्स, क्या तरक्की करी। तो पोस्ट डेवलपमेंट ईयर्स में या पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स में इंडिया ने कई एरियाज में प्रोग्रेस करी। पहला है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया, इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया 1950 में। इसकी मदद से हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया मेनली फोकस करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, एग्रीकल्चर यानी ग्रीन रेवोल्यूशन पे, बाद में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से हमारी तरक्की बहुत तेजी से हुई, खासतौर से आईटी और सेक्टर में और सर्विसेज। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल जस्टिस, इसमें मेनली कोशिश करी गई कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनको ऊपर उठाया जाए और लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स बनाना, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने अचीव करा, स्पेस में टेक्नोलॉजी में हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन और आईटी सेक्टर ग्रोथ शामिल है। फॉरेन रिलेशन में देखा जाए तो डिप्लोमेटिक टाइज जो है हमारी उनको मजबूती, खासतौर से नॉन अलाइंड मूवमेंट के माध्यम से, और डिफेंस जो है उसको हमने काफी मॉडर्नाइज। इंडिया की जो प्रोग्रेस है इंडिपेंडेंस के बाद से वो बताती है, रिफ्लेक्ट करती है कि उसने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, ग्रोथ में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये तो आपकी पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर। अब एक फाइनली एक्टिविटी दी हुई थी जिसमें 2 क्वेश्चन थे। सेकंड वाला तो आपको खुद सेल्फ अटेम्प्ट करना है, इसमें हमने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, मे बी आपके लिए कम हो तो आप इसको और ज्यादा ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर दिया था इंफॉर्मेशन बतानी है अपने एल्डर्स से पूछ के फैमिली के, महागुजरात मूवमेंट के। तो महागुजरात मूवमेंट एक पॉलिटिकल और सोशल एजिटेशन था 19 में, मेनली वो फोकस कर रहे थे या उनका जो स्ट्रेस था वो था कि एक सेपरेट स्टेट मिले गुजरात को, खासतौर से जो गुजराती बोलने वाले लोग हैं उनके लिए, अलग महाराष्ट्र से जो उस टाइम पे मल्टीलिंगुअल बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। तब गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो एक थे, तो ये चाहते थे गुजरात को सेपरेट कर दो गुजराती भाषा के आधार पर। जो इसकी की बैकग्राउंड और इवेंट्स थे उसमें मेरा था, पहले था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। इंडिपेंडेंस के बाद जो डिमांड थी स्टेट्स की वो ये थी कि हमें भाषा के आधार पर पहचान मिले, और इसकी उसने काफी ज्यादा मतलब हर स्टेट ये डिमांड कर रहा था। गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि हमें मराठी स्पीकिंग जो रीजन्स हैं बॉम्बे स्टेट के अंदर उनसे अलग कर दिया जाए। फिर ना एक है पॉइंट फॉर्मेशन महागुजरात जनता परिषद। 1956 में इंदुलाल याग्निक ने इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी ताकि और ज्यादा इस मूवमेंट को बढ़ाया जा सके। मेनली जो डिमांड थी वो आधारित थी कि गुजराती कल्चर और उसकी जो भाषा की पहचान है उसको जो है एक तरह से रिकॉग्निशन। प्रोटेस्ट एंड एस्केलेशन, इस मूवमेंट में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज, विरोध हुए, वायलेंट क्लैशेस भी हुए, खासतौर से अहमदाबाद में जहाँ पुलिस ने एक्शन किया उससे कई लोग हाथाहाथ हुए और जिसके कारण जो है डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट था, उसके अलावा कुछ और डिमांड्स भी थी पूरे इंडिया के अंदर जिसने दबाव डाला सेंट्रल गवर्नमेंट। नतीजा क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया। May 1, 1960 को स्टेट ऑफ गुजरात था उसे ऑफिशियली क्रिएट किया गया महाराष्ट्र के साइड में।
तब महाराष्ट्र भी बना और गुजरात भी बना। तो ये जो महागुजरात मूवमेंट है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है, जिसने एक तरह से प्रभावित किया इंडिया की अप्रोच को कि वो जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करे, खास तौर से भाषा और कल्चरल पहचान के आधार पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। ये आपका पूरा चैप्टर है जिसकी आपने एक्सरसाइज सॉल्व करी। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। अगले चैप्टर